चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईटी एक्ट के बारे में और ई वेस्ट के बारे में। पहले ये जानते हैं कि आईटी एक्ट क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, also known as ITA 2000 or the IT Act. It is an act of Indian Parliament notified on 17 October 2000 और इसी वजह से इसको हम आईटी एक्ट 2000 बोलते हैं। It is the primary law in the India dealing with cyber crime and electronic commerce. साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मामले को निपटाने के लिए आईटी एक्ट दिया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईटी एक्ट आर ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ट्रांजैक्शन डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर एक्सचेंज, other means of electronic communication or e-commerce in place of earlier paper based communication। यानी जो भी ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज एन इंडियन लॉ that was enacted in the year 2000 to provide legal recognition to electronic transaction and to address issues related to e-commerce, data protection and cyber crimes। यानी जो ये आईटी एक्ट है ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। The IT Act aims to facilitate electronic communication and transaction while ensuring the security and confidentiality of electronic information। आईटी एक्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई पार्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट से हम स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो स्मार्टफोन खरीदते टाइम में हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन जो पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या वो लीक होती है? तो उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया गया है। जबकि हम उस पे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं तब भी वो प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें जो है वो आईटी एक्ट के तहत की जाती हैं। अगर हम आईटी एक्ट 2000 की बात करें तो आईटी एक्ट जो है वो आईटी एक्ट कुछ उसमें जो भी कमी रही थी उसको ओवरकम करने के लिए इसे 2008 में रिवाइज किया गया था। जैसे डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ अ, नियम नहीं बनाए गए थे, तो वो सब चीज को रिवाइज करने के लिए आईटी एक्ट को 2008 में रिवाइज किया। कहीं कहीं पर आईटी एक्ट के साथ रिवाइज आईटी एक्ट 2008 भी होता है। तो इसीलिए आईटी एक्ट के बारे में ध्यान में रखना है कि ओरिजिनली ये 2000 में आया और रिवीजन इसका 2008 में हुआ। अगर हम आईटी एक्ट की बात करें तो कुछ आईटी एक्ट से रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट की पॉइंट है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। द आईटी एक्ट गिव्स लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मानते हैं, तो ये आईटी एक्ट के द्वारा ही लीगल वैलिडिटी दी गई है। सो व्हेन यू मेक अ परचेज ऑनलाइन एंड रिसीव एन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट, it is legally recognized and can be used as evidence in case of disputes। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। आजकल हमने सर्टिफिकेट पे भी देखा है हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली साइन होता है फिजिकल सिग्नेचर के जगह पर। The IT Act recognizes electronic signature as equivalent to physical signature, making contracts and agreements signed electronically legally binding। When you electronically sign the purchase agreement on the website, it holds the
some legal weight as physical signature. कई जगह ऑनलाइन भी होता है कि हमें साइन करने की जरूरत होती है, तो उस बॉक्स में हमें नाम लिखना होता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, डिजिटली साइंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। द आईटी एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। द ई-कॉमर्स वेबसाइट इज obligated to take necessary measures to protect your personal information and financial information from unauthorized access or misuse. They must have a privacy policy in place, and any data collection or processing must be done with your consent. जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें हमारा फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम हमें कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचना है और मिसयूज से बचाना है, उसके लिए ई कॉमर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जिसका उल्लेख आईटी एक्ट में किया गया है। और अगर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, तो विदाउट कंसेंट शेयर नहीं किया जाएगा, उसके लिए पहले कंसेंट लेना होगा, तब जाकर के शेयर होगा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम प्रोविजन। द आईटी एक्ट एड्रेसेस साइबर क्राइम सच एज हैकिंग, unauthorized access and data theft. If someone tries to steal your credit card information during online transaction, IT Act provide a legal framework to prosecute the offender. जैसे कई बार ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कार्ड की डिटेल हम भेजते हैं, भरते हैं, तो अगर कोई उसे स्टील करने की कोशिश करता है, तो उसे हम आईटी एक्ट के तहत सजा दिला सकते हैं। तो इस तरह का ये कुछ ओवरव्यू था, जो कि आईटी एक्ट से रिलेटेड ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक है, ओवरऑल इस सीरीज का ही लास्ट टॉपिक है, ई वेस्ट हजार्ड्स एंड मैनेजमेंट। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इट इज अ जेनेरिक टर्म used to describe all type of old, end of life or discarded electrical and electronic equipment such as household appliances, office information and communication equipment, entertainment and consumer electronic equipment, lighting equipment, electrical and electronic tool। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो जो हम आज यूज कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में जब इसका लाइफ एंड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो ये एक वेस्ट बन जाएगा, जिसे हम ई वेस्ट कहते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट सर्व्स अ लॉट ऑफ यूजफुल पर्पसेस। अगर हम इस ई वेस्ट की रिसाइकलिंग कर दें, तो ये बहुत सारे तरीके से ये यूजफुल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, इंक्लूडिंग include protecting human and environmental health by keeping those devices out of landfill। जैसे अगर हम इसको फेंक देते हैं या इधर उधर कहीं कर देते हैं, तो उससे ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों पे असर होता है। और अगर हम इसकी रिसाइकल कर दें, तो रिसाइकल करने के बाद क्या है कि जितना ज्यादा रिसाइकल कर लेंगे, उतना ही कम हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। अगर जैसे किसी डिवाइस का या किसी पार्ट का अब भी कोई वैल्यू है, तो उसमें क्या होता है, उसको रिसाइकल करके और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट निकाल करके और उसको नए प्रोडक्ट बनाने में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ई वेस्ट को, जो हमारे घर में या ऑफिस में ई वेस्ट होता है, उसको हम कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई वेस्ट टाइप। अगर हम ई वेस्ट के टाइप की बात करें, तो ई वेस्ट किससे किससे बनता है, बेसिकली ये हमें देखना है। जैसे सेल फोन जो हम यूज कर रहे हैं, ई वेस्ट बनेगा आने वाले टाइम में। मॉनिटर, लैपटॉप, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम घर में यूज करते हैं, माउस, कीबोर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फोटोकॉपियर और स्कैनर, टीवी, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, ये सभी जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, वो आने वाले टाइम में ई वेस्ट बनेंगे जब इसका लाइफ खत्म हो जाएगा। और ये जो ई वेस्ट बनता है, इससे
हजार्ड होते हैं, नुकसान होता है हमारे हेल्थ और इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए। ई वेस्ट कंटेंट्स मल्टीपल नोन एंड सस्पेक्टेड न्यूरोटॉक्सिकेंट्स including lead and mercury that may disrupt the development of central nervous system during pregnancy, infancy, childhood and adolescence। जो हमारा जो ई वेस्ट जनरेट होता है वो ई वेस्ट न्यूरोटॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। Some harmful toxicants from e-waste may also impact structural development and function of lungs। जो हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स होते हैं उससे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और लंग्स के फंक्शनिंग पे भी असर होता है। तो यानी ये इन्वायरमेंट पे भी असर होता है और ह्यूमन के हेल्थ पे भी असर होता है। ऐसे ही सॉइल पोल्यूशन हो सकती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसको डैमेज करता है। तो इससे क्या होता है, ई वेस्ट हजार्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, और इस हजार्ड से बचने के लिए हमें ई वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना जरूरी है। अगर हम ई वेस्ट को मैनेज करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला जैसे है कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। हमने पहले ई वेस्ट की कलेक्शन करी, उसके बाद फिर हम सॉर्टिंग करते हैं। कैटेगरी वाइज हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। हो सकता है कि किसी कोई भी पार्ट हमारा यूजफुल हो, ई वेस्ट में कुछ पार्ट यूजफुल हो उसको हम अलग रख सकते हैं, जो बिल्कुल ही वेस्ट है उसको अलग रख सकते हैं, जो रिसाइकल हो सकता है उसको अलग रख सकते हैं। इस तरह से हम सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। उसके बाद इसकी हम प्रोसेस करेंगे और अगर कुछ रिपेयर हो सकता है तो उसको रिपेयर करेंगे। रिसाइकलिंग, डिसमेंटलिंग, ये सभी प्रोसेस ई वेस्ट मैनेजमेंट में फॉलो होता है। कंपोनेंट रिकवरी फ्रॉम ई वेस्ट। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट जो यूजफुल होते हैं उसे हम रख लेते हैं ताकि वो किसी और तरीके से यूज किया जा सके। रेसिड्यूअल डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। जो ई वेस्ट का रेसिड्यू बन जाता है जिसका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसको हम डिस्पोज करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि अगर हम फर्स्ट स्टेप पे देखें तो जिस टाइम पे कलेक्शन कर रहे होंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे ही हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं तो ये जो रेसिड्यूअल बचता है ये कम से कम होता है। तो इस तरीके से ई वेस्ट का हम मैनेजमेंट करके प्रॉपर मैनेजमेंट करके ई वेस्ट के क्वांटिटी को अमाउंट को कम कर सकते हैं। ये एक ई वेस्ट मैनेजमेंट या फिर कोई भी जो वेस्ट है उसको मैनेज करने में 3 आर काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रिड्यूस, एक रिसाइकल और एक रीयूज। 3 आर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ई वेस्ट मैनेजमेंट की तो इसमें हमें ध्यान में रखना है रिड्यूस, यानी जितना कम से कम हो सकता है उतना कम हम डिवाइस को यूज करें, उतना कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करें, क्योंकि जितना हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वेस्ट होगा। कई बार हमारे शौक बड़े होते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ पुराना हो गया तो उसको हम हटा देते हैं और दूसरा ले लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लेकर के फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आने वाले टाइम में वेस्ट ही बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कभी हमने खरीद लिया तो उसको जो यूजफुल है, यूजफुल कंडीशन में है, उसको हमने किसी को बेच दिया ताकि जो दूसरा पर्सन है वो नहीं खरीदेगा। हो सकता है आपके लिए जो वेस्ट है वो दूसरे के लिए यूजफुल हो अगर वो फंक्शनल कंडीशन में हो। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो रिसाइक्लेबल है उसको हम रिसाइकल कर देंगे और जो बिल्कुल ही वेस्ट है सिर्फ उसी को हम डिस्कार्ड करेंगे। रीयूज के केस में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई डिवाइस है उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई, तो खराबी आने के बाद अगर उसमें उसको ठीक करवाया जा सकता है
तो उसे हम पहले ठीक करवाने की कोशिश करेंगे और ठीक करवाने के बाद फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये तरीका हो सकता है, इससे भी हम ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क यूजिंग ऑन ई वेस्ट इश्यूज इन इंडिया। जैसे इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ई वेस्ट पे काम कर रहे हैं। एक नॉलेज बैंक फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया है, दूसरा है ई वेस्ट गाइड इंडिया और तीसरा है नेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका मेन मकसद होता है कि हम ई वेस्ट को कलेक्ट करें और ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, ताकि वो हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कम से कम नुकसानदायक हो। नेक्स्ट है आज का लास्ट टॉपिक, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या पता होना चाहिए जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसका हमें ध्यान में रखना है। If you spend extended time in front of electronic gadget, we could be an increased risk of developing certain health problems. अगर जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम की ज्यादा रिस्क हो सकती है। जैसे मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज, ये हो सकता है जैसे हम काफी देर तक अगर बैठे रहें, तो नेक और शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा पोस्चर है, मतलब गलत तरीके से अगर हम सिस्टम के सामने बैठते हैं, गलत पोस्चर रहता है, आइडियल पोस्चर नहीं रहता, तो इससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोड्यूस ब्राइट लाइट, ग्लेयर एंड फ्लिकरिंग इमेज दैट यूज आई स्ट्रेन। जैसे कंप्यूटर है वो ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसा लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि आई स्ट्रेन कॉज करे। तो उस केस में हमें चाहिए कि जैसे स्पेक्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं उससे बचने के लिए। जो टाइम है वो बैलेंस टाइम का यूज करें, पूरे टाइम हम सिर्फ स्क्रीन ही ना देखें। तो इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। Those who use computers report a high prevalence of computer vision syndrome, also called digital eye strain. जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करता है उसे विजन की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजुरीज आर इंजुरीज टू मसल्स एंड टेंडन ड्यू टू रिपीटेटिव मोशन। जैसे क्या है, कंटिन्यूअसली हम माउस यूज करके हैंड का मूवमेंट करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, तो इससे काफी स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम आती है मसल्स में। नेक्स्ट है हेडेक आर कॉमन एंड मे अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज मसल टेंशन व्हाइल वर्किंग ऑन एट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज करने से मसल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है, मसल टेंशन इंक्रीज हो सकती है, और जब मसल टेंशन इंक्रीज होगी तो उससे हेडेक होगा। Prolonged use of technology throughout a day may lead to lack physical activity। जैसे क्या है, ज्यादा देर तक अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, और उससे क्या है कि हमारी जो हेल्थ है ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा अगर हम हेल्दी हो जाते हैं, ओबेसिटी अगर हो जाती है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो दुबले पतले होते हैं उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ज्यादातर हेल्दी ही होते हैं। जो इंटरनल हेल्दी होते हैं, लेकिन जो दिखने में मोटे होते हैं, अंदर से एक्चुअली उनके अंदर कुछ नहीं होता है, वो हेल्दी नहीं होते, उनको तरह तरह की बीमारियां होती है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स और सेलफोन artificial light can trick your brain and suppress the release of
melatonin and the substance that assists you sleeping better. जैसे कई बार हम लोग बार-बार कंप्यूटर और सेल फोन देखते हैं, तो इससे हमारे स्लीपिंग पैटर्न जो होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। इफ यू स्ट्रगल विथ नॉट फीलिंग स्लीपी एट नाइट, रिफ्रेन यू फ्रॉम यूजिंग ए कंप्यूटर राइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये जितना भी था, इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी का लगातार ही यूज करें। तो जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें तो उससे हमें बचना चाहिए, बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए। फिजिकल वर्क और डिजिटल वर्क दोनों साथ-साथ होना चाहिए। बैलेंस्ड वे में अगर हम डिजिटल और फिजिकल दोनों वर्क को रखें तो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज होगा। तो ये टॉपिक था जिसमें हमने सोसाइटल इम्पैक्ट यूनिट को डिटेल में पढ़ा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।